पर तुम लोगों को पढ़ाने में मज़ा आता है। फाउंडेशन पे शाम को 200 बच्चे ज्वाइन रहते हैं, मतलब मेरा चैनल तो बहुत छोटा है और सिंगल सब्जेक्ट भी है फाउंडेशन के अंदर, तो भी 200 स्टूडेंट रहते हैं, पर तुम लोगों को पढ़ाने में एक अलग मज़ा है, एक अलग सेटिस्फेक्शन आता है। वहाँ पे तो इतनी चैट चैट ऑन चैट ऑफ करते रहना पड़ता है वहाँ पे। पर कोई बात नहीं, वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। सिर्फ ई को कैसे रिवाइज करना, मैं तेरे को एक सिंपल स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। 3 स्टेप फॉलो कर। पहला तो पूरा मैराथन घोट के पी जा, पूरा का पूरा मैराथन घोट के पी जा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, प्रैक्टिकल मैराथन देख ले। क्यूमुलेटिवली इसको करने में तेरे को लग जाएंगे 13 घंटे। 13 घंटे की ड्यूरेशन होगी, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद और फिर सिर्फ क्वेश्चन बैंक मेरे साथ कर, 6-7 दिन और चलेगा क्वेश्चन बैंक, तेरे को आराम से 35+ आ जाएंगे। 35+ आ जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्या बात है, क्या बात है। तो आईसीआई की तरफ से सबको सौगात मिली है, यानी ऑप्ट आउट करना, ये करना, वो करना। फाउंडेशन वालों को और 10 दिन के लिए मज़े मिल गए। बस आप लोगों को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। चले जी, आई कैन नॉट वेस्ट योर टाइम, आई कैन नॉट डू दिस सिन। मैं एक बार वापस से इंट्रोडक्शन वर्ड बोलता हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ से हटा के दूसरे चैनल पे भी जाते हैं। तो मैं एक बार बस आपको हेलो हाय वापस से बोलूँगा 10 सेकंड के लिए, और आप मुझे बताएंगे हम कौन से क्वेश्चन पे थे। बस इतना आप मुझे बता दीजिए हम कौन से क्वेश्चन पे थे। अपन ने एवरेज प्रोपेंसिटी टू ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर देख लिया था। सर मैंने आपका मैराथन 2 बार ले लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन बेटा, किस चीज़ में कन्फ्यूजन आ रही है? वो डिफ़िकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है और क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है, एग्जैक्ट क्या कन्फ्यूजन है? सर व्हाट वुड हैपन इफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वे टू 69 तक हो गए हैं, 70 से स्टार्ट करना है। ओके आई गॉट इट। क्या तकलीफ जा रही है आप मुझे बताइए। हम्म, है ना, तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्या करें। सब्जेक्ट है ही ऐसा, आप खुद को भी ब्लेम मत दो हर बात, सब्जेक्ट ही ऐसा है। अरे काफ़ी ज़्यादा तो ऐसा होता है कि एफएम इको के टीचर इको पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बोलते वो हो जाएगा, ये 2 चैप्टर करके चले जा, हो जाएगा। लेकिन जब आप डेप्थ में घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा इसके अंदर क्रिटिकलिटी, एक एक दो दो वर्ड इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि उसको मैनेज करके चलना डिफ़िकल्ट है। तो मैंने एक सिंपल सा सोल्यूशन बोला है, एक बार मैराथन कर लो। मैराथन करने के बाद सेम मेरे साथ क्वेश्चन बैंक करो, सेम चीज़ें रिपीट होते हुए आपको नजर आएगी, सेम चीज़ें रिपीट होते हुए। तो भैया क्वेश्चन बैंक भी एक बार पूरा हो जाए, कुछ नई चीज़ें होंगी वो भी अपने सामने एक बार आ जाएगी, और इसके बाद मैराथन का रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चांस नहीं है। मैं आपको 1 महीना और दे दूँ तो भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस बात को मैं लिख के देता हूँ आपको, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और अभी टाइम तो ऐसा आ चुका है कि हार्डली आप बिल्कुल टाइम दे पा रहे होंगे इन सब्जेक्ट्स को, ठीक है। 8 सब्जेक्ट मैनेज करने, कुछ लोगों को 4 सब्जेक्ट मैनेज करने, तो ज़्यादा डेप्थ में घुसने का स्कोप है ही नहीं। कंसेप्ट याद मत करो, समझ के छोड़ दो, समझ के छोड़ दो। तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट क्या, मेरे को भी अंदर की क्या लाइन लिखी हुई है कई बार ये पता नहीं रहता। यू वोंट बिलीव इट कि मेरे को भी याद नहीं रहते कंटेंट। मुझे बस मेरे कॉन्सेप्ट याद है कि मुझे ये 2-4 चीज़ें बोलनी है इसके अंदर। अब ये 2-4 चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा इलेबरेट हो जाती है किसी बैच में, किसी किसी बैच में 2-3 लाइन बोल के रैप अप कर देता हूँ। तो आप स्टूडेंट है, मैं तो टीचर की बात बोल रहा हूँ यार, 300 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, 300 या उससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे। तुम्हारे डीटी जीएसटी में भी इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इतने सारे नहीं हैं जितने यहाँ पर दे रखे। हाँ, डीटी में छोटे कॉन्सेप्ट पे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, लेकिन यह छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको 2 लाइन में ही पूछा जाता है, कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। याद करने की कोशिश मत करो, समझ के छोड़ दो बेटा। मैं तुमको बोल रहा हूँ समझ के छोड़ दो, सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ। 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का तो तुम कर लोगे, मेरी बनाई हुई वो जो प्रैक्टिकल मैराथन है उसकी हेल्प से डेफिनेटली तुम कर लोगे। बचता है अब सवाल 25 मार्क्स के पेपर का। 25 मार्क्स के पेपर को अगर तुम मैराथन कर रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो, तो बेटा तुम्हें 12 से 15 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पेपर में इतना पैनिक हो रहे हो, आउट ऑफ 40 30 आराम से आते हैं विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी टेंशन के। आप टेंशन मत लो, माई बुक इज मोर देन इनफ, माई बुक इज मोर 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 देन इनफ। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इंडिया में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलती है मेरी इकोनॉमिक्स की बुक। कॉन्सेप्ट वाइज इट इज़ 100% क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर किए हैं, कॉम्प्रेस करके दिया है।
ऑब्वियसली तुम इंस्टीट्यूट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखोगे, 1.5 2 पेज दे रखे हैं, तुम्हें लगता है कि इतना तुमसे पूछने वाले वो? ऑब्वियसली नॉट। और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है, तो आप डर क्यों हैं, आप घबरा किस बात के लिए रहे हैं? हमने जितने तीन लेक्चर लिए, कितने, 3 नहीं 2 लेक्चर लिए अब तक इकोनॉमिक्स से, मुझे बताओ वो 2 लेक्चर इकोनॉमिक्स के लेने के बाद आपको चीज़ें समझ में आया क्या, कॉन्फिडेंस आया क्या? मुझे सिर्फ इतना बताइए आप। मुझे इतना बताओ, 3 लेक्चर देखे कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, सिर्फ उतना बताओ। 2 देखे हैं अभी तक अपन ने इकोनॉमिक्स के। आ रहा है तो बस आगे चलने दो ना साथ में। आज तुम आगे का पढ़ रहे हो, आगे का डर रहे हो, तो मैं आ रहा हूँ ना धीरे धीरे। मैंने तुमको पहले बोला रास्ता साफ करके चलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं सारी चीज़ें कवर करवाता हूँ, तुम टेंशन लो मत, मैं बैठा हूँ। और मैं हूँ किस लिए, मैं बैठा हूँ ना। वैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन तो है नहीं, फिर भी डेली बराबर आ जाता हूँ इस टाइम पे। क्यों आ रहा हूँ? मुझे पता है इस समय तुम्हारे को क्या चाहिए। तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है कि तुमको इस चीज़ की ज़रूरत है, करवा रहे हैं। 80 आराम से आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आरटीपी और एमटीपी देख के बेहद घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूट क्या करती है, क्वेश्चन डालती है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट Ctrl+C Ctrl+V मार देती है, कॉपी पेस्ट। अब 2 पेज हो रहे हैं तो तुम डर जाते हो, तो डरने की बात नहीं है। हाँ, ये जो चीज़ बोली है रे ने, ये बात बहुत सही है। मैराथन वर्क्स ओनली व्हेन यू हैव डन आइदर फास्ट ट्रैक और यू हैव डन रेगुलर क्लास। बेटा आई एम टेलिंग यू, आपने मेरे को इतने दिन से देखा होगा, आप मुझे पर्सनली अब जानने लगे हैं कि मैं कभी मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करता। पेड प्रोडक्ट्स वो ऑटोमेटिकली बिकते रहते हैं। बट इफ़ यू स्टिल थिंक कि भैया मेरा इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक जा रहा है, आई विल सजेस्ट यू टू बाय फास्ट ट्रैक। अब आप बोलेंगे सर फास्ट ट्रैक कैसे कवर करेंगे? यू आर गोइंग टू हैव नियरली 10 और 11 लेक्चर्स फॉर दैट। आप आराम से दिन में 3-4 लेक्चर देख के 3 दिन में पूरा का पूरा सुपरसोनिक स्पीड में ख़त्म कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग टू टच FM, ठीक है? इट्स ऑलरेडी एट डिस्काउंटेड प्राइस, तो भैया आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। मेरे इको के चार्ट सबसे बेस्ट हैं। मेरे इको के चार्ट्स मेरे नोट से भी ज़्यादा बेस्ट हैं। इको के जो चार्ट्स हैं उसमें 2.5 महीने की मेहनत है, और वो मेन नोट से भी ज़्यादा बेटर है। एक ओवरव्यू, मैक्रो व्यू भी दिखा देता है एक साथ, पूरा सिलेबस भी कंट्रोल में आ जाता है। और तुम देखो कि मैंने कोई पॉइंट एलिमिनेट नहीं किया है। मैंने, हाँ हो सकता है कि भैया पूरा सेंटेंस को मैंने वहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, लेकिन मेरे ग्राफ, मेरे चार्ट सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। मैं कह सकता हूँ अगर मान लो पेपर आपको 50 मार्क्स का आता है तो ऑलमोस्ट 45 मार्क्स का उसी चार्ट्स में से आने वाला है। हाँ, 5 मार्क्स का मैं नहीं मानता, जैसे ये ऐसे ग्राफ वगैरह मैं उसमें नहीं डालता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर जाएंगे, तो मैं नहीं डालता उसे। 4-5 मार्क्स मैं उसमें एक्सक्लूड करके चलता हूँ। भूलने लायक चीज़ें हैं, इसलिए तो रिवीजन का नाम होता है। अब देखो कैसे करो, आप एक बार पढ़ लिया, आपने मैराथन देख लिया, एक बार ये सारी चीज़ें देख ली, अब जाके आप स्ट्रेट अवे सिर्फ चार्ट्स उठाना। इसके बाद हर बार चार्ट्स उठाना, और यहाँ पर आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है तो मेरे साथ करते जाओ, पढ़ते जाओ। इससे भी बेटर प्रैक्टिस मैं बोलूँ, तुम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक ओपन करो, यहाँ पे चार्ट्स ओपन करो, क्वेश्चन बैंक मेरे साथ करो, चार्ट में कंपेयर करो। बेटा अगर चार्ट में वो सारी चीज़ें कवर हो रही है तो अगली बार इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं, क्रॉस मार देना। और अगर मान लो चार्ट में ये चीज़ नहीं है और क्वेश्चन बैंक में है, तो वो वाली चीज़ वहाँ पे चार्ट में लिख देना, रेफर पेज नंबर, लेट से ये कौन सा पेज नंबर है, अभी ये स्क्रॉल में इशू देता है, लेट से पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 70 रेफर करना है। बस उतना ही रेफर करना है। तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस EIS के पेपर देने के बाद कवर करना है, तो सोच लो किस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँ बेटा? वी आर रनिंग लेट टुडे, शैल आई बिगिन? शैल आई? या फिर आपको कुछ बात करनी तो आप कर सकते हैं। मैं क्यों भागता हूँ आपके केस में, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम थोड़ी पोस्टपोन हुई है। आपकी एग्ज़ाम जो डेट पे थी त्यो डेट पर ही है, जिस डेट पर थी उसी डेट पर है। फाउंडेशन वालों के साथ थोड़ा और टाइम पास किया जा सकता है ना? मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ये गलत काम नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम ले का। मैं वापस हाय बोलूँगा, मेरे को बावला मत समझना, यहाँ पे मेरे को रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। So guys, let's begin. Let's start with our question number 70. क्वेश्चन नंबर 69 तक हमने डिटेल में कवर कर लिया था। कुछ 2-4 चुनिंदा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो चार्ट्स में नहीं होंगे, वो आपको एडिशनली कवर करना पड़ेगा। लेकिन अब
अब जो 70 के बाद से 75 तक क्वेश्चन है ये आपको चार्ट में कम देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा है आपसे, मैंने आपको बताया आपको 50 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से टेंटेटिवली 45 मार्क्स का चार्ट में से आएगा, कुछ इधर उधर का है जो आपको एडिशनल देखना पड़ेगा, नहीं तो इससे चार्ट की लेंथ बढ़ जाती है। और ये ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जिनकी हम लेंथ कॉम्प्रेस कर ही नहीं सकते, ये एज इट इज हमको पढ़ने पड़ते हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो आइए जी चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम, इलस्ट्रेट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट डायग्राम। ये क्वेश्चन इनका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। अगर आप इंस्टीट्यूट का ट्रेंड देखें तो क्या क्या होता है भैया, एक एग्जाम लेते हैं वो, ठीक है, साथ ही साथ एक आरटीपी देते हैं और एक एमटीपी लेते हैं। तो हर अटेम्प्ट में कम से कम 3 बार इकोनॉमिक्स का रेफरेंस आता है, या तो मेन पेपर में, या तो आरटीपी में, या तो तुम्हारे आरटीपी के बाद एमटीपी के अंदर। तो 4 एग्जाम हो चुकी है, 4 3 12 टाइम्स इकोनॉमिक्स का तुमने पेपर आरटीपी या इसी उसके फॉर्मेट में देखा है, उसमें से कम 4 से 5 बार वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको पता नहीं क्वेश्चन से क्या लगाव है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आप याद करके जाएंगे, रट के जाएंगे, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट अवे इसके शॉर्टकट दिखा दूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आई होप क्लियर है, आप देख पा रहे हैं, या मैं थोड़ा और जूम करूँ, थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। ठीक है, एक्सप्लेन कीनेशियन कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम, इलस्ट्रेट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट डायग्राम। बहुत सिंपल है सर, इक्विलिब्रियम आउटपुट कब अकर होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज इक्वल टू द प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है सर, एग्रीगेट डिमांड यानी कि हाउसहोल्ड का कंजम्पशन, हाउसहोल्ड सेक्टर का कंजम्पशन और फर्म का प्रोडक्शन प्लान एक दूसरे से मैच हो जाता है, ठीक है। एज पर कीनेशियन थियरी पढ़िए, इक्विलिब्रियम आउटपुट अकर्स व्हेन डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट डिमांडेड बाय ऑल एजेंट इन एन इकोनॉमी एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोडक्शन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लॉजिकली द इकोनॉमी कैन बी सेट इनटू इक्विलिब्रियम व्हेन प्रोडक्शन प्लान ऑफ द फर्म एंड एक्सपेंडिचर प्लान विद कंजम्पशन प्लान ऑफ द हाउसहोल्ड मैचेस। तो भैया ये सारी चीज हमने देख लिया था। इसके बाद बेटा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लेट मी टेक द पेन नाउ। ये डायग्राम कैसे बनाना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ। यहाँ पर लेना है आपको इनकम। अब ये क्या है, क्यों है सर, लॉजिक साइड में, तेल लेने जाने दो लॉजिक। सर यहाँ पर आपको लेना है इनकम और यहाँ पे लेना है आपको डिमांड। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो भैया आपको एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट अवे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको बोलना है y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस का मतलब क्या होता है सर, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस का मतलब होता है जो आपकी इनकम है उसके 2 हिस्से करते हैं आप, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है सेविंग। सर ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। दूसरा बेटा बात करते हैं, आपको थोड़ा ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना है एक लाइन C प्लस आई। अब आपका सवाल आएगा सर ये वाली लाइन ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हुई, तो आपको एक इसका जवाब मिलेगा बेटा, जब आपका कंजम्पशन को C है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, और A का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, हमने ये 45 डिग्री की लाइन जो बनाई है ये इनकम एंगल से बात करी कि इनकम के 2 हिस्से कंजम्पशन और सेविंग्स। तो भैया ये तो बन गई एक लाइन, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा आपका कंजम्पशन और सेविंग होने वाला, तो 45 डिग्री की लाइन बन गई। उसके बाद बेटा बात करते हैं इंडिविजुअल के एंगल से। इंडिविजुअल के एंगल से देखता हूँ तो मेरे इनकम के 2 पार्ट चले जाते हैं, C प्लस आई चले जाता है। C के अंदर क्या चला जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी वाई। ए है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, यानी कि आपकी इनकम 0 भी रही बेटा, आपकी इनकम 0 भी रही तो आपको मिनिमम इतना खर्च लगने ही वाला है। B स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और बेटा उसके बाद उन्होंने क्या किया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, डेल्टा आई से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, तो बस डेल्टा आई इतना ऐड कर दो, इस लाइन में ऐड कर दो कि तो ऐसी एक पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो पहला आपका इक्विलिब्रियम इनकम यहाँ पर आ रहा था, अब आपका इक्विलिब्रियम इनकम यहाँ पर आ रहा है, तो बस इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है। अब ये तो हो गया बेटा एक्सप्लेनेशन, बहुत फटाफट दिया मैंने। अब आपको करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ बनाना है, 45 डिग्री की लाइन बनानी है और ये बताना है इनकम C प्लस एस, फिर उसके बाद ये लाइन बनानी है C प्लस आई और ये बनानी है C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। यहाँ पर इसको प्रूव करके बताया हमने मैथमेटिकली कि लेट्स से इफ़ योर इनकम इज़ 20, व्हेन योर इनकम इज़ 20 योर कंजम्पशन इज़ 30। सर इनकम 20 है, कंजम्पशन 30 है, इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है, इनकम 0 कंजम्पशन 20, इनकम 0 कंजम्पशन 20 का मतलब क्या सर, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर 20 होगा। और यही हम बात कर रहे थे
कि जब इनकम ज़ीरो है तो भी ये सी प्लस आई लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर बाद में एक और चीज़ बोली जाती है कि तुम्हारा आय भी फिक्स्ड है, बोला जाता है आय भी फिक्स्ड, फिक्स एक्सपेंडिचर, फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने वाले। हाँ, तो उन्होंने वही बोला ना, एक्सप्लेन किनेशियन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये कैसे हो रहा है। सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, सी सी कट हो जाता है, एस इज इक्वल्स टू आई हो जाता है, ये आपको बताना है। फिर बेटा आपको यहाँ पर क्या बताना है, ये बताने के लिए नहीं बोला है, लेकिन ये इसकी हेल्प से आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। जब आपकी इनकम ज़ीरो रहती है तो आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन वाला खर्चा रहता है, ये ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर के नाम पे। सिमिलरली फर्म का इन्वेस्टमेंट फिक्स रहता है, ठीक है। तो भैया इनकम ज़ीरो है, फिर भी मार्केट के अंदर डिमांड 30 की है, देख लो यहाँ पे डिमांड 30 है। फिर जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है, जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है, फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो वाई बढ़ जाता है तो वाई के कारण तुम्हारा टोटल सी भी बढ़ जाता है। तो बेटा ये बढ़ गया सर, ये तो कांस्टेंट था, ये 40 हो गया, यानी इनकम से ज़्यादा, इनकम देख लो, इनकम 20 हो गई और तुम्हारा खर्चा 40 हो गया। अब देखो तुम्हारी इनकम और बढ़ा देते हैं तो तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40 हो रहा है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई की इक्वेशन से। आय तो कांस्टेंट है और ये 50 है। अब ज़रा देखना स्लोप से समझ में आएगा, जितने लोगों को स्लोप पता नहीं फाउंडेशन में समझ में आया या नहीं, पर आप स्लोप ज़रा देखना कि सर दोनों लाइन में से किसका स्लोप ज़्यादा है। सर ये वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है, और यहाँ से समझ में भी आ रहा है जो पहली वाली कॉलम है ना, उसमें पहले 20 का चेंज हुआ, फिर 20 का चेंज हुआ, और लास्ट वाली कॉलम के अंदर एग्रीगेट डिमांड के अंदर पहले 30 का चेंज हुआ, फिर 10 का चेंज हुआ, फिर 10 का चेंज हुआ, फिर 10 का चेंज हुआ। तो इसका स्लोप कम है बेटा, इतना डिटेल में नहीं घुसना। 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, डेफिनेशन लिख देना, डायग्राम बनाने के लिए बोला है, ख़त्म कर देना। सर तो डेल्टा आय क्यों डाला है? डेल्टा आय उन्होंने बताया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई तो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें। एक्चुअली डायग्राम कितना होना चाहिए, एक्चुअली सिर्फ इतना ही डायग्राम होना चाहिए, इतना बस। और आपको इक्विलिब्रियम बताना ना, ये इक्विलिब्रियम बता दिया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? ऑब्वियसली अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा। तो जिस तरीके से हमने फाउंडेशन में डिमांड एंड सप्लाई के नए नए इक्विलिब्रियम्स देखे थे, उसी तरीके से उन्होंने 2 इक्विलिब्रियम बताए। आपको ऊपर वाली लाइन पूछी नहीं है बेसिकली। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, यू विल रियलाइज इंस्टीट्यूट पूछती नहीं है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें लिख देती है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि अप्रोप्रिएट नंबर्स की हेल्प से ड्रॉ करके बताओ, वो हमेशा बोलते हैं कि भैया एक डायग्राम बना के बताओ। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लेना इनकम, यहाँ पे लेना डिमांड, 45 डिग्री की लाइन सी प्लस एस, सी प्लस आई वाली लाइन, इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगा तुम्हारा। मैंने बोला न्यूमेरिकल समझना ही नहीं है। न्यूमेरिकल समझने के लिए पहले तेको सी समझना पड़ेगा, अजम्पशन समझना पड़ेगा आय का कि आय कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, सी समझना पड़ेगा, बी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर तेको पता है तो जाके तेको समझा सकता हूँ मैं। अगर आप चाहते हो तो मैं समझा देता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको और डेप्थ में जाके समझा सकता हूँ। आप बताइए मुझको, अगर आप चाहते तो मैं बता दूँ, मेरे लिए क्या 2 मिनट का गेम है। पर उसके लिए 2-3 रिक्वायरमेंट है। आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ये फिक्स रहती है आपको ये पता होना चाहिए, डेल्टा सी और डेल्टा वाई की हेल्प से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं वो भी मेरे को आपको पता होगा, ये अज्यूम करूँगा मैं। तो चैतन्य आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ पूछा ही उन्होंने उतना। अब इंस्टीट्यूट की आदत है कि 2-4 चीज़ें ज़्यादा लिख के चली जाती है, आदत है उनकी। पूछा डायग्राम है, बस इतना ही, डायग्राम ही पूछा है। ये तो मैंने सिर्फ नंबर्स की हेल्प से सपोर्ट मिल जाए यहाँ पे। उन्होंने देखो ना पूछा ही कितना है, इलस्ट्रेट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट डायग्राम, डायग्राम बन गया, बात खत्म। ठीक है, चैतन्य बोल रहे हैं, चैतन्य नो सर बोल रहे हैं। एक काम करिए, 2 मिनट दे देते हैं अपन चैतन्य को। चैतन्य तेरी इनकम ज़ीरो है, इनकम ज़ीरो है फिर भी तेरा कुछ ना कुछ खर्चा है या नहीं है? हाँ सर इनकम ज़ीरो है फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा है। तो सर मान लिया आपका खर्चा 20 रुपये, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर 20 है, और सर और इन्वेस्टमेंट भी फिक्स है, 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो भैया एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई? 30। इनकम ज़ीरो है तो भी तेरी डिमांड 30 की क्रिएट हो रही है। लेट्स से इनकम ज़ीरो है तो भी 30 की डिमांड क्रिएट हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, जब आपकी इनकम हो गई 20 तो आपने कंजम्पशन कितना करोगे? आपने कंजम्पशन देखिए कितना करा सर, 20 रुपीज़ तो फिक्स है,
प्लस एडिशनल 10 रुपीज़ किया, एडिशनल 10 रुपीज़ किया, तो यहाँ से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजम्पशन 0.5। कोई बात नहीं सर, 20 की इनकम हो गई, ये 30 और एक इन्वेस्टमेंट का खर्चा है 40, तो बेटा तुम्हारी इनकम अभी भी कम है, तुम्हारी इनकम अभी भी कम है, खर्चा अभी भी ज़्यादा है। आगे चल के देखते सर, जब इनकम 40 हो गई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 50% है, तो अभी तुम्हारा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 20 प्लस 40 इंटू 50%, 20 प्लस 20 हो गया 40। अब यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तुमको आता होगा निकालना, ऐसा ज्यूम करो, प्लस ये वाला खर्चा। सर यहाँ पर भी देखो आपकी इनकम कम है, आपका खर्चा ज़्यादा है, इनकम 40 एक्सपेंडिचर 50। आगे वाले लेवल पे जाके देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपकी इनकम भी 60 है और आपकी डिमांड भी 60 है, सी प्लस आई सी प्लस एस दोनों इक्वल हो रहा है यहाँ पे, ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप बोलोगे सर कैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, किनीशियन ने यही बोला है, किनीशियन थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन सेज दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन। तो भैया यहाँ पर आ गया वो, इससे पहले वाले लेवल तक इनकम कम है तो भी खर्चे ज़्यादा है, इसके बाद वाले लेवल पे इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चैतन्य, आई गेस इट इज़ क्लियर। ये ना आज थोड़ा तकलीफ़ देने वाला है मेरा लैपटॉप, आई एम सो सॉरी, पर ये थोड़ा सा तकलीफ़ देगा आज। आइए जंशे, चलिए आइए सर। एक्सप्लेन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अरे ये बहुत ईजी है सर, नेशनल इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको स्टार्ट करना है किनीशियन थियरी से। सर किनीशियन थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन सेज दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड क्या होता है सर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। सर कैसे, सर 3 सेक्टर की बात करते हैं क्योंकि इन्होंने 3 सेक्टर की बात करी है। सर 3 सेक्टर की बात करी जाती है, 3 सेक्टर में डिमांड किन किन चीज़ों की आती है सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड जो खर्चा करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म को करना रहता है, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग सी प्लस आई प्लस जी। अच्छा है, इकॉनमी में पैसे कहाँ से आते हैं, इकॉनमी में पैसे कहाँ से आते हैं सर, पहला मैं जो कंजम्पशन करता है इससे इकॉनमी में पैसे आते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सेविंग्स के थ्रू पैसे आते हैं, सॉरी सेविंग्स के थ्रू पैसे आते हैं, और तीसरा सी, इन्होंने 2 सेक्टर ही बताया यहाँ पे, सॉरी इन्होंने यहाँ पे 2 सेक्टर ही बताया, तीसरा टैक्सेशन है, तीसरा टैक्सेशन भी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 सेक्टर ही एक्सप्लेन किया है, पढ़ते हाँ यहाँ पे बोला भी है इन 2 सेक्टर मॉडल, तो भैया 2 सेक्टर पे आता है और सिंपल हो गया। इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज नथिंग बट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड किन चीज़ों की है सर, कंजम्पशन की डिमांड है और इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, सी प्लस आर। एग्रीगेट सप्लाई, सर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, सर सप्लाई आ रहा है कंजम्पशन करो तो मार्केट में पैसा आ रहा है, और दूसरा सेविंग के थ्रू पैसा आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। सी कट गया, आई इज इक्वल्स टू एस बचा। I stands for investment and S stands for saving. We all know that saving is leakage and I is investment is injection. ये बताया सर इन्होंने, अब इनकी लैंग्वेज हल्की सी वेरी कर सकती है, पढ़ें। अकॉर्डिंग टू द किनीशियन थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इन 2 सेक्टर इकोनॉमी द एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई रेफर्स टू द स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी। मैंने वही बोला आपको सर, सी प्लस आई सर डिमांड, ये खर्च करने की डिमांड है। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन के लिए खर्च करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट फर्म करना चाहती है। सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड ऑफ द फर्म। Their aggregate expenditure line is flatter than 45 degree line because it comprises, सर ये लाइन जो पढ़ रहे हैं इट इज़ फ्लैटर वगैरह कुछ नहीं बोल रहे, आपको बस इतनी बात बोली उन्होंने, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, सी प्लस आई इसकी बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट दिस सर, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये लाइन इनकम की लाइन है, 45 डिग्री वाली लाइन। अब भी मैंने आपको बताया इनकम, कैसे बताया सर, इनकम कम थी खर्चा ज़्यादा था, तो ये खर्चे वाली लाइन ये है, आपको याद रखना है खर्चे वाली लाइन। सर इनकम जीरो भी रही तो आपका खर्चा होता है, यानी कि ये लाइन हमेशा ऊपर रहती है। अभी कौन सी लाइन स्टीपर है, कौन सी लाइन फ्लैटर है सर, इनकम की लाइन स्टीपर है और ये वाली लाइन फ्लैटर है सर, लेट के बढ़ रहा है, यानी कि उतना जोर से नहीं बढ़ता जितनी जोर से तुम्हारा इनकम बढ़ने वाला है। हाँ पर ये कॉन्स्टेंट है, ये रहता ज़रूर है हमेशा। एक बार अब ये लाइन पढ़ना, द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन, जिसको मैंने हाईलाइट किया, द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन इज फ्लैटर, सर फ्लैटर यानी लेटा हुआ, फ्लैटर देन 45 डिग्री लाइन बिकॉज एज द इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस।
बट बाय लेस देन इंक्रीज। कौन जोर से बढ़ता है सर? इनकम जोर से बढ़ती है कभी भी, आपके खर्चे कभी भी जोर से नहीं बढ़ते। रियल लाइफ में भी देख लो, आपके खर्चे अभी मान लिया ज़्यादा है, पर आपकी इनकम डबल हो जाए तो आपका खर्चा डबल नहीं होता सर, 1.5 गुना होगा, 1.25 गुना होगा। आपकी इनकम 5 गुना हो जाए तो भी खर्चा बढ़ता नहीं, उतने प्रपोर्शन में बढ़ता है, पर उतने प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये मैंने बोला 5 क्वेश्चन थोड़े अपने को ध्यान से देखने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चन यहीं पे करके जाने हैं अपने को। बार बार एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट प्रोडक्शन वाली बात आ रही है। सबसे पहले बात है डिमांड काय काय की इकोनॉमी में C प्लस आई प्लस जी। सर डिमांड यानी कि खर्चा, डिमांड यानी कि खर्चा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को तेल लेने जान दो भी, C प्लस आई प्लस जी आते हैं। और पैसा का C प्लस एस प्लस टी से पैसा इकोनॉमी में आता है। सर C से यानी लोग खर्चा करते हैं, एस यानी सेविंग्स से पैसा आता है, और टी टैक्सेशन के फॉर्मेट में भी इकोनॉमी में पैसा आता है, सप्लाई होता है टैक्सेशन का पैसा। सर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पिछले दोनों क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्लर है सर, चिल्लर है। डिफाइंड मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लायर विद सूटेबल एग्जाम्पल। ये डायग्राम गलत हो गया है, ये डायग्राम गलत हुआ है। क्यों सर? ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 70 का है, ये 71 का है। ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 71 का है, गलती से इस सेल में चला गया, इसको ऊपर के सेल में शिफ्ट कर दो बेटा। ये डायग्राम वही डायग्राम है जो मैंने आपको ऊपर हाईलाइट करके दिखाया है, इसको डाल दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर। मैं ओपन कर लेता हूँ मेरे पास भी को, यस, इसको 71 में डालेंगे। नेक्स्ट है डिफाइंड मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लायर विद सूटेबल एग्जाम्पल। बहुत सिंपल है सर, मल्टीप्लायर मतलब क्या है? जो चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। सो मल्टीप्लायर क्या करता है? बेसिकली मल्टीप्लायर इज अ फिनोमिना। सर एक ऐसी अद्भुत घटना है, मल्टीप्लायर इज अ फिनोमिना वेयर बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू प्रोपोर्शनेटली लार्जर चेंज इन योर नेशनल इनकम। सर इसका मतलब क्या है? अगर आप इकोनॉमी में 100 रुपये भी डालोगे, अगर आप इकोनॉमी में 100 रुपये डाल रहे हो तो आपका नेशनल इनकम, अगर मल्टीप्लायर 10 है तो आपका नेशनल इनकम 1000 से बढ़ जाएगा। अगर आपका मल्टीप्लायर 2 है और आपने 5 लाख रुपए डाले, आपका नेशनल इनकम 10 लाख से बढ़ जाएगा। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। समझ में आया आपको? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, चेंज इन योर नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई यानी चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट। इसको एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, लिख लीजिए आप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बोथ आर सेम। क्या है सर ये? इट एक्सप्लेन द फिनोमिना वेयर बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को चेंज करो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू प्रोपोर्शनेटली लार्जर चेंज इन योर नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो फॉर्मूला कोट कर देना, मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के, k is equals to delta y divided by delta i and k is also equals to 1 upon MPS, ये भी याद रखना। Let's say your investment multiplier is 10 and you have infused, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा 1000 रुपये का, so your national income will rise by 1000 into 10, that is 10,000. This you have to explain. Now read. Multiplier explains the phenomena whereby change in इंजेक्शन एक्सपेंडिचर मतलब वही इन्वेस्टमेंट विल लीड टू प्रोपोर्शनेटली लार्जर चेंज इन योर नेशनल इनकम। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स द एग्रीगेट इनकम इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज़ किया है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। आगे, व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय अमाउंट से डेल्टा आई, the equilibrium level of increase by delta y। so मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो गया सर? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला का k इज इक्वल्स टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा i। इन्होंने डेल्टा i को इधर भेज दिया, k डेल्टा i इज इक्वल्स टू y। आप तो बहुत समझदार हैं, आपको पता ही होगा, बस इधर का उधर भेजा है उन्होंने। फिर एक एग्जाम्पल दे दिया है, एग्जाम्पल आपको कोट करना है। नाम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अब आप लोगों को मेरा एक काम करना है सर। क्या काम करना है आपका? आपको मेरा एक काम करना है कि जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे
वहाँ पर जो मेरा टेलीग्राम पे वो जो एक सिंगल मैसेज है ना बड़ा, उसको सर्कुलेट करते जाया करो। क्योंकि कई बार स्टूडेंट को क्या लगता है कि टीचर प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। बेटा तुम्हारी कृपा से मेरे को प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अच्छा खासा प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सडनली यू कैन सी द सडन इरप्शन ऑफ माई चैनल, सडनली मेरा चैनल इरप्ट हो गया, यानी कि चारों एकदम बढ़ना चालू हो गया। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपको मेरी एडवर्टीजमेंट कहीं नहीं मिलेगी, आई मेक ज़ीरो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कभी कभी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी आती है तो आई डू, बट सिंस लास्ट 3 to 4 months आई एम नॉट डन इवन अ सिंगल पेड एडवर्टीजमेंट। सो यू हैव टू डू इट बिकॉज मुझे आप सबके लिए करना है। तो क्या है ना, आप लोग पहुंचाएंगे ना, अपने कॉन्फिडेंस पे पहुंचाओ ये सारी चीज़ें, आपके फ्रेंड को भी कॉन्फिडेंस आएगा, और ये चीज़ की आपको ज़रूरत है इस समय। आई नो आप बोलेंगे सर इस लेवल पे अपने को बहुत फास्ट जाना चाहिए, पर ऐसा सोचो दिन में अगर आप 18 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 19 घंटे पढ़ेंगे, 19th आवर आप मेरे हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया 73। डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड मल्टीप्लायर, पॉइंट आउट द फैक्टर दैट वीकन्स द मल्टीप्लायर। अब इसको मेरे को ध्यान से ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, बस इतना जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही करते जाइए। आइए जी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा सा ना ये अलाइनमेंट बिगड़ गया है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। आई होप आपके पास नोट्स होंगे, आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड मल्टीप्लायर। ये पूछ रहे हैं कि सर मल्टीप्लायर समझ गया कि आपने इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करी, एक्सपेंडिचर किया तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाती है। इसके पीछे का रैशनल बताओ कि एक्चुअली ये वर्क क्यों करता है, और दूसरा ये बताना है क्या कोई ऐसे फैक्टर है जो मल्टीप्लायर को वीक कर सकते हैं। आइए रीड करते हैं, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज दी है। Increase in income due to increase in initial investment does not go endlessly. The process of income circulation slow down and ultimately comes to halt. Cause responsible for decline in the income called as leakage. Income that is not spent on currently produced consumption, goods and services may be regarded as leakage out of the income stream. If the increased income goes out of the cycle of the consumption expenditure, there is a leakage from income stream which affect the multiplier. The most powerful of these leakages are smaller in the value of multiplier. चलिए जी, ये आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ आपको। अनुभव समय ही नहीं मिल रहा है, मैं तेरे को जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि करके देना है, लेकिन समय नहीं मिल रहा है अनुभव, और टाइम भी अलॉटेड नहीं था मुझे। आपको मुझे खुद को मैराथन रिकॉर्ड करना है कॉस्टिंग का, समय नहीं मिल पा रहा है अनुभव, नहीं तो मैं इतना आपको बोलने नहीं लगा था। 15 तारीख के बाद कुछ ना कुछ स्कोप जब डेवलप होगा तो मैं डेफिनेटली एक बार कांटेक्ट करूंगा, सबसे पहले तुझसे ही करूंगा। चलिए सर ये क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लायर यानी आपकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नेशनल इनकम बढ़ता है। पर इन्होंने पहले थोड़ा सा ज्ञान दिया कि भैया ये जो इंक्रीज़ है ना, ये एंडलेसली इंक्रीज़ नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ हॉल्ट पर आएगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा। इस फॉर्मूले को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है 1/MPS, ठीक है, 1/MPS। तो भैया जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे उतना छोटा मल्टीप्लायर होता जाएगा, बराबर है कि नहीं? क्यों सर? अगर मान लो आप मैक्सिमम अमाउंट सेव करेंगे तो आपका मल्टीप्लायर, क्योंकि एमपीएस डिनोमिनेटर में, अगर आपका एमपीएस बड़ा है तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी, आपके फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी, आपका मल्टीप्लायर छोटा हो जाएगा। इनका कहने का ये मतलब था सर कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, चलिए सर मान लिया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है जो इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करता है और नेशनल इनकम बढ़ाता है, पर ये प्रोसेस एंडलेसली नहीं बढ़ेगा।
कहीं ना कहीं से लोग एमपीएस कर रहे हैं यानी सेविंग्स कर रहे हैं। सेविंग एक्ट्स एज अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर हर बार थोड़ा 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 पैसा आ रहा है और इकोनॉमी जो एंडलेसली ग्रो कर सकती थी वो ग्रो नहीं करेगी। अब इसका दूसरा एग्जांपल समझो सर, फॉर्मूला क्या है, के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला के इज इक्वल्स टू 1/MPS। बेटा अगर एमपीएस यानी सेविंग जीरो रहेगी, सेविंग जीरो रहेगी तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 1/0, दैट इज इंफिनिटी, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। यानी कि आप 1 रुपए भी डालोगे तो इकोनॉमी उसको इनफाइनाइट अमाउंट में क्रिएट कर देगी। कहने का तात्पर्य ये है सर कि आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसीलिए छोटा हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लीकेज क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। बात समझ में आई आपको? मैं तो अपने हिसाब से ही बता रहा हूँ, लिखवा तो नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ी लिमिटेशन है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखवा नहीं सकता आपको, आई एम सो सॉरी। चाहे तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं डिक्टेट करता हूँ। सी, इंक्रीज इन इनकम इन इकोनॉमी कैनॉट ग्रो एंडलेसली। People have habit to save, that is they have marginal propensity to save. As per the formula of investment multiplier, K is equals to 1/MPS. Higher the MPS, lower will be the value of multiplier. ठीक है? In an economy, people generally have tendency to save. So जैसे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं, as people save more or they start saving more, the value of multiplier decreases एंड इट इवेंचुअली एंड्स। भैया उसकी इम्पैक्ट खत्म हो जाता है एक लेवल के बाद। लेट्स से अगर आप 100% सेव करने लग गए तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/1 आ जाएगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी मतलब आपने 100 रुपये डाले इकोनॉमी में, 100 के 100 रुपये ही बड़े नहीं है। कहने का मतलब क्या था सर, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कि लीकेजेस करते हैं ना आप जो लीकेज करते हैं उसके कारण इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डंप हो जाता है। आपने कभी बॉल देखी है बेटा, बॉल तो आपने 1000 बार देखी होगी, ऐसा आप उसको जब डालते हैं नीचे तो टप्पा खा के वो डैम्प हो जाती है, नीचे गिर जाती है। उसी तरीके से जितना ज़्यादा आपका सेविंग रहेगा उतना बड़ा लीकेज, उतना बड़ा फोर्स, उतना कम इम्पैक्ट होगा मल्टीप्लायर का। आई होप इट इज क्लियर। I hope it is clear now. You have to write in your own language. आगे तो सर ये लीकेज कौन कौन से होते हैं, चलिए जी चेक करते हैं लीकेजेस होते क्यों हैं। पहला लीकेज प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन। बहुत सही बात है सर, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, टैक्स एक्ट्स एज अ लीकेज। लीकेज हुआ आपका मल्टीप्लायर छोटा हो जाता है, सीधी सी बात है सर। लीकेज होना, सिर्फ सेविंग की बात मत करो, आप एमपीएस अकेले को बदनाम मत करो, आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपको टैक्सेशन भी ज्यादा देना पड़ता है, टैक्सेशन एक्ट्स एज अ लीकेज, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक्ट्स एज अ लीकेज। दूसरा हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि लोगों को अपने पास कैश होल्ड करना अच्छा लगता है। आज आप अगर मेरा वॉलेट देखेंगे तो उसमें 5-7 हज़ार रुपये पड़े हुए होंगे, तो ये 5-7 हज़ार रुपये क्या है, मेरे को लिक्विडिटी रखना पसंद है। ये पैसा अगर मैं इकॉनमी में डालता, खर्चा करता, तो इस पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लगता और इकॉनमी में नेशनल इनकम बढ़ जाती। पर भैया मेरी तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, कंटिजेंसी के नाम पर मैं कई बार पैसा रख लेता हूँ, तो ये भी एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट है इंक्रीज डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड being met out of the existing stock or through import। सर हम टोटलिटी में बात कर रहे हैं इनकम की, इनकम की बात नहीं चल रही है सर, नेशनल इनकम की बात कर रही है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो सर कई बार क्या होता है, मेरे पास पैसा है, मैं खर्च भी कर रहा हूं, पर जो प्रोड्यूसर है ना वो पिछले साल के गुड्स एंड सर्विसेज को स्टॉक पड़ा था उसमें से बेच रहा है। तो यार मैं खर्च भी कर रहा हूं इकॉनमी में तो भी नेशनल इनकम बढ़ नहीं रही। रीजन बीइंग, नेशनल इनकम का मतलब होता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए इस साल के अंदर। सर मैंने खर्चा किया, मैंने तो अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने की सारी जिम्मेदारियां निभा ली, लेकिन प्रोड्यूसर ने पिछली बार का स्टॉक दे दिया, वो तो पिछले साल की नेशनल इनकम में था। इसका मतलब मैं खर्चा करूंगा तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, तो भी नेशनल इनकम नहीं बढ़ने वाली। 3 चीजें सर, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इंक्रीज डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड, एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेसिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। साहब मैंने बोला मेरे को जिम्मेदार नागरिक बनना है, मैंने उठाए 1 लाख रुपए और खरीद ली दीपाली से सेकेंड हैंड कार,
अरे भाई ये सेकेंड हैंड कार खरीद लिया या शेयर्स वगैरह खरीद लिए, अरे ये वैसे भी तो नेशनल इनकम में आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो गुड्स ऑलरेडी पिछले साल बन चुके हैं, तो ये भी एक लीकेज की तरह ही काम करते हैं। यानी कि तुम कुछ भी कर लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस पर वर्क ही नहीं करेगा। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क ही नहीं करता इसके ऊपर, ये तो सब पुराने पिछले साल का कंजम्पशन पे चल रहा है। एडिशनल इनकम हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट, यानी प्रॉफिट कमाया पर वो प्रॉफिट दिया ही नहीं आगे जाके। पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेट, पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। वही बात है सर, मैंने किसी से उधार ले रखा था, मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने उससे लोन चुका दिया, कहने को तो मैंने खर्चा किया पर इससे नेशनल इनकम थोड़ी बढ़ने वाली है। केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विल हैव ओनली इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। यस, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंपेयर करके बता दिया था कि अगर मान लो आप मैक्सिमम जितना प्रोड्यूस कर सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट में, उससे ज़्यादा अगर डिमांड क्रिएट हो रही है तो इन्फ्लेशन ही होने वाला है, कुछ नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होने वाले। लास्ट है स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिस्पाइट हैविंग हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी सर मैं खर्च करना चाहता हूँ पर गुड्स ही नहीं मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को छोड़ देती है। कहने का तात्पर्य, अब सुनो बेटा, पूरा आंसर अब सुनो। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या करता है, आप खर्च करो हम नेशनल इनकम को मल्टीफोल्ड बढ़ा देंगे, पर ये मल्टीफोल्ड इफेक्ट चलता नहीं है, मल्टीफोल्ड इफेक्ट चलता नहीं है, क्योंकि सर लोगों की हैबिट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने की, सर लोगों की हैबिट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करने की, सॉरी लोगों की हैबिट है एडिशनल सेविंग करने की, इसलिए मल्टीप्लायर डैम्प हो जाता है, डंप नहीं हो जाता है, डैम्प हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना है, इस क्वेश्चन में आप लिख लीजिए, आपको एक्सप्लेन करना है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1 एमपीएस आपको बताना है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन हायर द एमपीएस lower will be the multiplier, MPS acts as a leakage, so higher the leakage lower will be the multiplication effect. Also there are other leakages like progressive rate of taxation, like high liquidity preference, like buying and second, मैंने अपनी existing wealth से कोई second hand goods and services खरीदे, मैंने जो खर्चा किया तो जो मेरे को गुड्स मिले वो प्रीवियस कंजम्पशन से थे, प्रीवियस ईयर के प्रोडक्शन में से थे। सर प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन था, इस साल थोड़ी प्रोड्यूस हुआ, तो नेशनल इनकम मेरे कारण बढ़ी नहीं। मेरे पास जो पैसा था उससे मैंने क्या किया सर, डेट चुका दिया। मेरे पास जो पैसा था मैं खर्च करना चाहता था, पर भैया मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर वो गुड्स है ही नहीं, तो ये सारे रीजन से लीकेज स्ट्रांग हो जाता है। लीकेज स्ट्रांग हो गया तो मल्टीप्लायर छोटा हो जाता है। ये थोड़ा टैक्टफुली आंसर लिखना पड़ेगा आपको, बाकी का आंसर, अगला आंसर बकवास है। आउट ये आंसर जो है ना 74, आई रिमेंबर इट वाज अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 की बात है। ये क्वेश्चन मेरी जान खा चुका था। अब क्यों, आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करिए साहब, आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करिए। आउटलाइन द चेंज इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन इट्स डिटरमिनेंट। मुझे कुछ नहीं समझ में आया ये किस चीज़ की बात कर रहा है। आउटलाइन द चेंज इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन डिटरमिनेंट्स। भैया बहुत बुक्स ढूंढी तब जाके किसी बुक के अंदर ये आंसर मिला मुझे, ठीक है। ये आंसर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में भी नहीं दे रखा है, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया इनका लैंग्वेज कहना क्या चाहते थे और आंसर देखो किस लाइन पे जा रहा है। पढ़ेंगे लेकिन अपन, आउटलाइन द चेंजेस इन इक्विलिब्रियम इनकम ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन डिटर्मिनेंट्स। तो भैया डिटर्मिनेंट्स मतलब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बोल रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को, और भी दो फैक्टर हैं। तो इनके कारण इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा। सर क्वेश्चन आप समझो, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल, ये सारे वो फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स के कारण आपकी इक्विलिब्रियम इनकम पे क्या चेंज होने वाला है। क्या से क्या पूछा है इन्होंने, कुछ भी पूछा है इन्होंने। तो पढ़ते हैं लैंड के बारे में। अब चलिए लैंड के बारे में इन्होंने क्या लिख रखा होगा, अब सिंपल हो जाएगा। सर लैंड के बारे में बोला होगा कि लैंड में सिर्फ लैंड, पीस ऑफ लैंड नहीं आता, सारे नेचुरल रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल आता है।
अगर आपका लैंड यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैंडीकैप है यानी कि ख़राब है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, नेशनल इनकम कम होगा। वहीं अगर लैंड फर्टाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज एम्पल है, तो भैया आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा। लेबर की केस में बात करते हैं। लेबर के केस में अगर लेबर सफेस्टिकेटेड है, टेक्नोलॉजिकली आगे एडवांस्ड है, स्किलफुल लेबर है, नेशनल इनकम बढ़ेगा। एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो भैया गिरेगा। इसके अलावा एक और चीज़ पे डिपेंडेंट है, आपकी लेबर की भूख कितनी है। अगर आपकी लेबर आज भी भूखी है तो भैया नेशनल इनकम आपका नहीं बढ़ने वाला, और अगर आपका लेबर का पेट सही साट भर रहा है एकदम, तो आपका नेशनल इनकम बढ़ता है। फिर बात करते हैं बेटा सिमिलरली कैपिटल की। आपकी कंट्री अगर कैपिटल रिच है, रिच यानी अमीर है सर, कैपिटल बहुत ज़्यादा है। इफ़ द कैपिटल कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टूल द साइज ऑफ द नेशनल इनकम कैनॉट बी लार्ज। सर अगर मान लो आपका कैपिटल रिच नहीं है, अगर आपकी कंट्री के अंदर वही पुराने हैंड टूल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, आपकी नेशनल इनकम नहीं बढ़ सकती। लेकिन वहीं अगर मॉडर्न टेक्निक है तो बढ़ जाएगी। एंटरप्रेन्योर के केस में क्या बोला, अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है तो भैया आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर वही एक लथार्जिक मैनेजमेंट रहा, एंटरप्रेन्योर तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, तो गिरेगा। देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, नॉलेज अच्छा, नेशनल इनकम ज़्यादा, नॉलेज कम, नेशनल इनकम कम। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनल इनकम ज़्यादा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेशनल इनकम कम। जैसे कि रिसेंटली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स ने रिसेंट पास में मुझसे बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को लेकर बात करते हैं, वो सर हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अब जैसे आप महाराष्ट्र में रहते होंगे, महाराष्ट्र में रहो, कर्नाटका में रहो, एमपी में रहो, गुजरात में रहो, दिल्ली में रहो, तो बेटा यहाँ पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर फील नहीं होता है। वो मेरे को बता रहे थे कि सर आपने फील किया होगा कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही थी प्लस उद्धव ठाकरे का वो कुछ चल रहा था, शरद पवार साहब का कुछ तो भी चल रहा था, ये सारी चीज़ों में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा था। वैसा हमारे राजस्थान में कंटिन्यूस बेसिस पे रहता है, और इसका सीधा इम्पैक्ट जब आपके न्यूज़ चल रही थी सर, आपके घर पे तो इम्पैक्ट पड़ा नहीं होगा, यहाँ पर ये न्यूज़ का सीधा इम्पैक्ट हमारे घर पे पड़ता है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट है। समझो राजस्थान में सचिन पायलट छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल अनरेस्ट से उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, पूरा सिटी का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है एकदम, मतलब लोग उसके अंदर कूद पड़ते हैं, पूरा बिजनेस में हैम्पर होता है। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट भी डिपेंड करता है, अगर स्टेबिलिटी है तो भैया नेशनल इनकम बढ़ेगी, अदरवाइज नेशनल इनकम बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब मैंने एक मेरी एप्लीकेशन डेवलप करी है, थोड़ा सा ना एक अनक्लियर बैकग्राउंड दिख रहा है। मैंने एक मेरी एक एप्लीकेशन डेवलप करी दोस्तों, बेसिकली इट इज़ नॉट एप्लीकेशन एज सच, इट इज़ एक्सटेंशन। तो मैं वो एक्सटेंशन आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्या है बेटा, उसको डाउनलोड करना, ऑथराइज्ड ऐप है, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको मेरा यूट्यूब का मेरा पेज मिलेगा, मेरा अकेले का पेज मिलेगा। तो वो स्ट्रेट अवे सिर्फ मेरे सिंगुलर यूज़ के लिए ऐप है। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकेंड ना दोस्त, ये ना थोड़ा सा मेरे को ब्लर दिख रहा है, आप लोगों ने बताया नहीं मेरे को सर ब्लर दिख रहा है। चींटियाँ आ गई थी इधर, चींटियाँ यानी कि वो आता है ना ब्लर, नाचता हुआ स्क्रीन, वो आ गया था। तो क्वेश्चन से पढ़ो वापस है, आउटलाइन द चेंजेस इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम ऑन अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। तो ये कौन से डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा था, अब आंसर रीड करो तो कचरा था। लास्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। सर सेम चीज़ रिपीट करने वाले हैं वो, सी प्लस आई की लाइन, सी प्लस एस की लाइन, सी प्लस एस की लाइन 45 डिग्री की है, सी प्लस आई की लाइन फ्लैटर है। बताना है कि आपका अगर इनकम ज़ीरो है तो भी कुछ ना कुछ आपका सी प्लस आई रहता है। साथ ही साथ आपको इन्होंने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन पूछा है, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखने वाले हैं हम। कंजम्पशन फंक्शन मीन्स कंजम्पशन के बारे में बताना है, और सेविंग फंक्शन में सेविंग्स के बारे में बताना है। So consumption function is the functional relationship between your consumption expenditure and your income, and saving function is the functional relationship between your saving and income. तो कंजम्पशन बोलो या सेविंग बोलो, इनका रिश्ता इनकम के साथ है बताना है। फिर आपको बताना है यहाँ पर भैया y इज इक्वल्स टू सी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू y, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू y बताना है। उसके बाद बताना है एक भैया आपकी सी प्लस आई वाली लाइन जा रही है, देख लिए सॉरी ये यहाँ पर सी प्लस आई वाली लाइन जा रही है, इधर सी प्लस एस वाली लाइन जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
मैं रीड कर देता हूँ। द कंजम्पशन फंक्शन एंड द सेविंग फंक्शन, द 45 डिग्री लाइन स्प्लिट्स द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ एंड शो द इनकम कंजम्पशन वाई इज इक्वल्स टू सी। सर इन्होंने क्या लिया है यहाँ पे, सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल लिया है विदाउट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने ज़्यादा झंझट में ही नहीं पड़ी, इन्होंने आय को भी हटा दिया है। तो इन्होंने क्या बोला है, एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, जितना तुम खर्च कर, जितना तुम्हें इनकम मिलने वाली, जितने वाई है तुम्हारी, जितनी इनकम है उतना ही तुम्हारा खर्चा है। मैंने आपको बताया था 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला भैया, बहुत सिंपल सी चीज़ बोली इन्होंने कि जितना तुम्हें मिल रहा है उतना का उतना तुम कंज्यूम करते जा रहे हो। ऑल द पॉइंट ऑन द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल measures to the vertical axis c plus I is equals to the value of variable measure on the horizontal axis y. The aggregate expenditure equal to the total output for all point along the 45 degree line. The line map out the possible equilibrium income level. As long as economy is operating at less than full employment capacity, the producer will produce any output along the 45 degree line that they believe परचेसर विल बाय। क्या पता है क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं ना, कई बार लिटरली आपको बोल रहा हूँ, बीइंग अ टीचर मेरे को भी समझ में नहीं आता, कई बार लिटरली क्या बोलने की कोशिश करते हैं। मुझे एक चीज़ पता है, कंजम्पशन फंक्शन पता है, मुझे सेविंग फंक्शन पता है, पूरी बात पढ़ो, उन्होंने कहीं भी कंजम्पशन और सेविंग के बारे में बात ही नहीं करते। वो पूछते कुछ है, देते कुछ है ये लोग। ठीक है, अपन कुछ नहीं कर सकते इसके केस में। मैंने आपको जितना बताया कि भैया ये C प्लस S वाली लाइन जो जा रही है ना, 45 डिग्री की लाइन जा रही है बेटा, 45 डिग्री की लाइन जा रही है। अब देखो इस क्वेश्चन की गलती अगर मैं तुम्हें बताने जाऊँ ना तो तुम्हारा दिमाग चकराएगा। सर देखो इन्होंने क्या बोला, y इज इक्वल्स टू सी। सर y इज इक्वल्स टू सी क्यों, जितनी इनकम है उतना का उतना तुम कंजम्पशन कर रहे हो, ऐसा तुम बोल रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ सर बोल रहे हैं। तो फिर सेविंग यहाँ पर क्यों लिख दी, डायग्राम में सेविंग क्यों डाल दी, काय को डाली सेविंग डायग्राम के अंदर? ठीक है, चल तेरी बात मान ली कि डायग्राम में नहीं, तुमने लिटरेचर में भी देखो यहाँ पे लिखा y इज इक्वल्स टू सी, और नीचे पढ़ना इन्होंने बोला है वेरिएबल मेजर ऑन द वर्टिकल एक्सिस c प्लस आई। अरे वहाँ पे c प्लस आई कहाँ से आ गया? एक तरफ तुम बोल रहे हो 45 डिग्री की लाइन कट कर रही है, जितना तुम्हारा कंजम्पशन है उतना ही तुम्हारी इनकम है। चल मान लिया वो बात, तुम बोल रहे हो कि y इज इक्वल्स टू सी, जितना तुम्हारी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। तो भैया इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, सेविंग कहाँ गया? अगर नहीं है तो आधा इन्वेस्टमेंट यहाँ जिक्र कर रहे हो, सेविंग यहाँ बता रहे हो। अच्छा सेविंग यहाँ पर बताई तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं बताया, और यहाँ पर सेविंग बताई तो यहाँ सेविंग नहीं बताई, यहाँ इन्वेस्टमेंट बताया तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं बताया। तेल लेने जाने दो ऐसे क्वेश्चन को, 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो इतना तुम दिमाग पे लोड मत लेना। 45 डिग्री की लाइन कट करती है 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर, इसका मतलब क्या होता है सर, जितना आपकी इनकम है उतना ही आपका कंजम्पशन है, दैट्स इट। तेल लेने जाए दुनिया, मार्जिनल प्रॉफिट नहीं सॉरी कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन डिस्क्राइब कर दें, 2 मार्क्स मिल जाएंगे 3 में से। आई होप आप लिख लेंगे। थोड़ा बहुत तो भैया अपने को जुगाड़ भी करना पड़ेगा। आप देखो 75 क्वेश्चन किए अपन ने, अब इस 75 के 75 क्वेश्चन में अगर आप ऐसा मानेंगे कि भैया परफेक्शन से एक एक लाइन एक एक वर्ड याद हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है। और ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन ने करे, 71, 72, 73, 74, 75, 6 क्वेश्चन करे। ये 6 क्वेश्चन ऐसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। आइए आगे बढ़ते हैं, आज अपन काफ़ी लेट हो गए हैं, आधे घंटे का पार्ट था, 1 घंटा चला गया इसके अंदर, ऑलमोस्ट 43 मिनट्स रिकॉर्डिंग में लगे। आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, तब तक मैं दूसरा एक PDF डाउनलोड मतलब इसमें अटैच करूँ। छोटा चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 14 पेजेस का है। क्वेश्चन उतने ही हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। चलिए मैं बढ़ता हूँ, चैप्टर नंबर 3। मेरी सीक्वेंस में हमेशा चैप्टर 2 में लेता हूँ मैं। पहले मैं हमेशा नेशनल इनकम करवाता हूँ, फिर मॉनेटरी पॉलिसीज, फिर जाता हूँ पब्लिक फाइनेंस,
एंड लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। तो भैया हम अभी करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको देखना है, क्योंकि ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के क्यूमुलेटिवली, यानी मॉनेटरी पॉलिसी और नेशनल इनकम मिला के क्यूमुलेटिवली, आई एम नॉट जोकिंग, 25 मार्क्स के आ सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर पे भी अगर आपका अच्छा होल्ड है ना, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी इसी में से आना है। और जो थोड़ा बहुत मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर करवाया है, पब्लिक फाइनेंस में तो कुछ भी नहीं आना है। तो ये 15 प्लस थियोरटिकली और 15 मार्क्स, तो 25 से 30 मार्क्स के तो 2 ही चैप्टर हो जाते हैं, बचे हुए चैप्टर हो जाते हैं लगभग आपके 20-22 मार्क्स के आ जाते हैं। तो आपको ये डिटेल में करना पड़ेगा। गाइस, ये पढ़ते हैं डिफाइन मनी। मनी की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस लिखी है आपके बुक के अंदर भी, आपके लिटरेचर के अंदर भी, 12th स्टैंडर्ड में भी। तो सारी की सारी डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है। चलिए अपन पढ़ते हैं मनी क्या होता है। मनी रेफर टू द, आरबीआई के हिसाब से जाओगे ना तो आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई के हिसाब से मनी रेफर्स टू द सेट ऑफ लिक्विड एसेट द वेरिएशन इन स्टॉक ऑफ विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर बहुत डेप्थ में मीनिंग है उसका, लेकिन आप वो मीनिंग मत लिखिएगा, ये मीनिंग लिखिए। मनी रेफर टू द एसेट विच इज कॉमनली यूज एंड एक्सेप्टेड एज द मीन्स ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर। Money is totally liquid and has generalized purchasing power and is generally accepted in settlement of transaction and discharge of other kind of business obligation including future payment। अब सुनिए मैं क्या बोलता हूँ, वो चीज़ याद रखिए। मनी इज अ लिक्विड एसेट, सॉरी एसेट ही है, लिक्विड एसेट है। मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर एंड मीडियम ऑफ पेमेंट। मीन्स ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ पेमेंट एक ही बात है। तो सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर एंड मीडियम ऑफ पेमेंट, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, एक्सचेंज, पेमेंट, ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि एनीथिंग विच हैज़ गॉट, मनी हैज़ गॉट द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी जनरली एक्सेप्टेबल है, बट एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल मे नीड नॉट बी द मनी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है जो जनरली एक्सेप्टेबल भी होती है, तो वो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो बेटा, इसके अंदर बहुत डेप्थ में आंसर लिख सकते हो, मैं होता तो पेज भर के आंसर लिखता। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि कोई चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकते हो, नीड नॉट बी मनी। फॉर एग्जाम्पल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल इट इज़ नॉट मनी बिकॉज इट लैक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो मनी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर एंड मीडियम ऑफ पेमेंट, पेमेंट, परचेसिंग पावर एंड एक्सचेंज। 3 चीज़ें याद रखनी। इसके बाद बताना एनीथिंग विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट बी मनी। मनी के केस में आपको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कंपल्सरीली है। ओके ओके, फिर इसके बाद एक और बताना है आपको बात कि मनी एक ऐसे एसेट है जिसके हेल्प से आप फ्यूचर में डेफर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसको पढ़िए, जो जो वर्ड मैं बोलता हूँ उतने ही, 3 वर्ड पहले के इंपॉर्टेंट है। क्या सर, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है? पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहाँ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर एंड मीडियम ऑफ पेमेंट, जिसको आप मीन्स ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक वर्ड आता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है, पैसा एक्सेप्ट ना करना भी एक गुनाह है। और इसके बाद आप अपनी बिजनेस की फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी चुका सकते हैं, मनी की हेल्प से आप आपकी कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चुका सकते हैं। तो अब आप चार्ट देखिए, चार्ट में मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको बता के रखा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ परचेसिंग पावर, मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द परचेसिंग पावर, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आता है, डेफर्ड पेमेंट किया जाता है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लीगल टेंडर? लीगल टेंडर मतलब बाय लॉ जिसके पास पावर आती है, जिसके थ्रू आप कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल करके दे सकते हैं अपनी। जी, तो लीगल टेंडर विच मीन्स दैट दे सर्व बाय लॉ एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट बाय लीगल सिस्टम टू वैलिड फॉर मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या कहने का मतलब है सर? लीगल टेंडर एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू बाय लॉ, कानून के हिसाब से आप कोई भी ऑब्लिगेशन मीट कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है ये, बाय लॉ मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ओब्लिगेशन।
मैं स्लो जाना चाहता हूँ, मैं बस याद करवा देना चाहता हूँ अब आपको, वापस से सुनेंगे सर, डिफाइन करेंगे मनी को। मनी के केस में आपको 5 चीज़ें बोलनी है। पहले की 3 चीज़ें कौन सी हैं? मीन्स ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द परचेसिंग पावर। सर इसके केस में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी आती है और सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर सकते हैं। लीगल टेंडर क्या होता है? सर लीगल टेंडर मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो बाय लॉ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सारी की सारी आप उससे चुका सकते हैं। राइट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर अब आपको फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर लिखना है एक जवाब। चलिए, money has generalized purchasing power and is generally acceptable in the settlement of all transaction and in discharging of other kind of business obligation including future payments. Anything that would act as a medium of exchange is not necessarily money. For instance, bill of exchange may also be medium of exchange but is not money since it lacks general acceptability. सर आपको कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह बताना था मनी का एक फंक्शन। सो भैया मनी के केस में बहुत सारे फंक्शन है, उसमें पहला फंक्शन आपको बताना था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो भैया मनी क्या है? मनी इज कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग द परचेसिंग पावर। मनी को जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है, हर कोई इसे एक्सेप्ट कर लेता है। एनीथिंग विच कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेसेसरली मनी। एग्जाम्पल देना है तो कुछ नहीं किया है इन्होंने, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा एलैबोरेट करके लिखा कि भैया मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है, ये सारी चीज़ें बताना है। डन छे? डन छे। आउटलाइन हाउ मनी इज यूजफुल एज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ वैल्यू। बहुत सिंपल है सर, सारे के सारे ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उसका काउंटर पार्ट, यानी ट्रांजेक्शन में क्या होता है सर, एक वस्तु जाती है दूसरी वस्तु आती है, तो कोई भी आप एक्सचेंज करो, कोई भी ट्रांजेक्शन करो, उसका एक काउंटर पार्ट मनी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप फोन परचेज करने जा रहे हो, फोन आ रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने भी कमोडिटी है उनका एक कॉमन वैल्यू ले ली है मनी के अगेंस्ट, ठीक है। तो जितनी भी कमोडिटीज है वर्ल्ड के अंदर, हमने उसको मेजर करना चालू कर दिया है अगेंस्ट अ कॉमन डिनोमिनेटर, यानी सारी की सारी वस्तुओं को हम एक कॉमन डिनोमिनेटर के तहत वैल्यू करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द मनी। मनी चलता नहीं यार, ये ना लैपटॉप इतनी तकलीफ दे रहा है, मुझे तो लग रहा है मेरा स्टूडेंट कोई मेरे को गिफ्ट कर देगा एक 50,000 का लैपटॉप। लो सर आपका लैपटॉप चल नहीं रहा है, हैंग हो रहा है, लो 50,000 का 70,000 का लैपटॉप ले लो। देखो ना हमारे पास यहाँ पे गुप्ता है, शाह है, अमीर लोग हैं सारे। जकारिया हैं, सब अमीर लोग हैं यार। सनत है, ये देखो हीरा सनत, संत, अमीर लोग देते नहीं। अरे तुम कंट्रीब्यूट भी करोगे ना, हर कोई 10-10 हज़ार भी कंट्रीब्यूट करेगा ना, तुम्हारा सर बैठे बैठे यहाँ पे करोड़पति हो जाएगा। देखते जाओ यार, एड्रेस दे दूँ क्या, गूगल पे का नंबर दूँ क्या? चलिए पढ़ते हैं। आउटलाइन हाउ मनी इज यूजफुल एज कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ वैल्यू। मनी इज क्लियरली डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। Monetary unit is the unit of measurement in terms of which the value of goods and services is measured. It is convenient to measure the price of all commodity in terms of a single unit rather than record the relative price of every items against each other. सर ये लाइन ना, लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैं हर एक कमोडिटी के बीच में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने लग गया ना, तो बहुत बड़ी एक्सचेंज रेट की लिस्ट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 कमोडिटी है, अगर मेरे पास 3 कमोडिटी है तो 3 प्राइस लिस्ट बनेगी। अगर मेरे पास 4 कमोडिटी है तो मेरे पास 6 प्राइस लिस्ट बनेगी। अगर मेरे पास 5 कमोडिटी है तो मेरे पास 10 प्राइस लिस्ट बनेगी। अगर मेरे पास 1 लाख कमोडिटी है तो 1 लाख इंटू 99,999 डिवाइडेड बाई 2, इतनी मेरे पास प्राइस लिस्ट बनने वाली। क्या बोला मैंने? 1 लाख इंटू 99,999 डिवाइडेड बाई 2, इतनी मेरे पास प्राइस लिस्ट बनेगी। पर
मनी के केस में क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली सबके अगेंस्ट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं करते हैं, हम सबको मनी के अगेंस्ट वैल्यू करते हैं। तो पढ़िए जी इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने लास्ट लाइन पढ़ना, it is convenient to measure the price of all the commodity in terms of a single unit rather than record the relative price of every good in terms of another। सर अगर मान लो ये दो कमोडिटी हैं मार्केट के अंदर, मनी नहीं है, तो इसका प्राइस यानी कि कितने पेन में कितनी स्केल आएगी और कितने स्केल में कितने पेन आएंगे, ऐसे मेरे को हर एक कमोडिटी के लिए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज रेट निकालना पड़ता था। पर अब क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना सर, इसका प्राइस मनी के अगेंस्ट, इसका प्राइस मनी के अगेंस्ट, इसका प्राइस मनी के अगेंस्ट, इसका प्राइस मनी के अगेंस्ट निकालना है। ठीक है, अगर मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना तो इसका प्राइस मनी के अगेंस्ट है, इसका प्राइस मनी के अगेंस्ट है, इनकी मनी मनी को कंपेयर करते हैं अपन, ऑटोमेटिकली ये भी कंपेयर हो जाता है। कहने का मतलब क्या है सर, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मेजर, इट इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन परचेसिंग पावर ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। अब आप मेरे को सिंपल बिना आंसर रीड करे बताएं, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन परचेसिंग पावर एंड जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल यानी कमोडिटी का एवरेज प्राइस। एज वी ऑल नो दैट जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ता है यानी अगर इन्फ्लेशन होता है तो परचेसिंग पावर मनी की गिर जाती है। फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव 100 रुपीज़ नोट टुडे और मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, आफ्टर 1 ईयर अगर ये नोट पहले 1 किलो शक्कर ले पाता था तो आधा किलो शक्कर ले पाएगा। तो भैया जनरल प्राइस लेवल बढ़ा तो मनी की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, और अगर जनरल प्राइस लेवल कम हो जाता है यानी इन्फ्लेशन कम हो जाता है, मनी की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। अब आप पढ़ सकते हैं इनवर्स। यस, सबसे पहले इनवर्स लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। There is an inverse relationship between purchasing power of money and general price level. The main determinant of general price level or the value of the money is the quantity of money. If there is a change in the general price level of the commodity price or change in the value of purchasing power are determined first and measured by the consumer price index. तो भैया अभी ये इन्होंने लास्ट लाइन में क्या लिखा है वो समझ लो। उन्होंने बोल रहा है कि जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, CPI, एक WPI भी होता है। सर प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर को जो फाइनली गुड्स जितने में अवेलेबल रहता है वो कॉस्ट का एवरेज निकाला जाता है। और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये होलसेलर्स वगैरह के लिए, इससे पता चलता है कि भैया हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉस्ट में कितना इजाफा हुआ है। तो वो उसका पर्पज़ अलग है और इसका पर्पज़ अलग है। बस 10 मिनट और लूँगा फिर छोड़ दूंगा आपको। क्रिटिकली एग्जामाइन मनीज फंक्शन एज द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी बेसिकली फैसिलिटेट करता है, मनी फैसिलिटेट करता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन को, डिफर्ड ट्रांजेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई प्रॉमिस समवन टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर, देन इन दैट केस आई रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मनी बाय लॉ serve as a legal tender and it helps to meet the future financial obligation also, that means deferred payment। अब इनकी लैंग्वेज ने तोड़ दिया है, देखो इनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है यहाँ पे। मनी फैसिलिटेट रिकॉर्डिंग ऑफ deferred promise to pay। money is the unit in which the future payment are contracted or stated। however variation in the purchasing power of money due to inflation or deflation reduces the efficiency of money in the, ये नहीं याद रहेगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लिखते जाओ। ये चैप्टर तुम्हारी टांग तोड़ने वाला है, ये टांग तोड़ू चैप्टर है सर। इसमें इतने क्रिटिकल टर्म्स लिखे ना, इतना सटीक लैंग्वेज चाहिए तुमको, विच इज़ नेवर पॉसिबल फॉर यू गाइस। क्या करना है सर, अगर मान लो इसके अंदर से मनी का तो क्वेश्चन आने ही वाला है, तुम सब लोगों को पता ही है। तो ये चैप्टर का अगर टेंटेटिव मैं 10 मार्क्स का या 12 मार्क्स का पकड़ लूँ, चलिए 12 मार्क्स का पकड़ लेता हूँ, तो 4 से 5 मार्क्स तुम प्रैक्टिकल में अलॉट कर दो, बचते हैं 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के अंदर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे या तो 2 क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हें उसके लिए यहाँ पे 75 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और सबकी लैंग्वेज याद रखना नामुमकिन है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ उतना ही याद रखो। 75 क्वेश्चन पढ़ के अगर तुम सिर्फ 3 क्वेश्चन उसके अंदर से आ रहे हैं, चलो कोई हार्म नहीं है, पर फिर भी तुम उसकी लैंग्वेज एब्जॉर्ब कर पाओगे कोई गारंटी नहीं है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 6 में से तुमको 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे। पढ़ते हैं सर। मनी के केस में क्या बोला है कि जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो मनी के टर्म्स में ही स्टेट किए जाते हैं, जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं मनी के टर्म्स में स्टेट किए जाते हैं। तो मनी सर्व एज द डेफर्ड मीन्स ऑफ पेमेंट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप क्या लिखेंगे। अब पढ़िए इन्होंने क्या क्या बोला। इन्होंने फंक्शंस ऑफ मनी बताया, कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सारे फंक्शंस चल रहे हैं मनी के, आपने रियलाइज भी नहीं किया होगा बट दिस आर द फंक्शंस ऑफ मनी। कॉमन डिनोमिनेटर इज द फंक्शन, डेफर्ड पेमेंट इज द फंक्शन, ऊपर से मीडियम ऑफ एक्सचेंज अपन ने पढ़ा था,
एक बार 10 क्वेश्चन हो जाए तो मैं आपको रिकैप भी करवा दूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। क्रिटिकली एग्जामिन हो गया। लिस्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मनी शुड पजेस। मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स का निमोनिक्स है सुप्रा एलसीडी। सुप्रा एलसीडी ये आपको याद रखना है। मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स सर, फंक्शंस नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स। एस स्टैंड्स फॉर रिलेटिवली स्केयर सर, मनी का सप्लाई कम है पर इलास्टिक है, जब चाहे बढ़ा सकते हैं जब चाहे कम कर सकते हैं। यू स्टैंड्स फॉर पजेसेस यूनिफॉर्मिटी, सारी करेंसी एक जैसी दिखती है। पी स्टैंड्स फॉर, कहाँ गया पी, पोर्टेबल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेड, तो पैसे को तुम इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हो। आर स्टैंड्स फॉर एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, आसानी से पहचान सकते हो। ए स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेबल। एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल, ऐसा लग रहा है डिओड्रेंट की बात कर रहे हैं। सी स्टैंड्स फॉर डिफिकल्ट टू काउंटरफिट, यानी कॉपी करना मुश्किल है उसको। एंड नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। वापस एक सुपरा एलसीडी याद रखना। एस स्टैंड्स फॉर, भैया एस स्टैंड्स फॉर रिलेटिवली स्केर्स है। यू स्टैंड्स फॉर पजेसिंग यूनिफॉर्मिटी, सारे नोट सेम, करेंसी सेम रहती है। पी स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल। आर स्टैंड्स फॉर एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। ए स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेबल। एल स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल। सी स्टैंड्स फॉर डिफिकल्ट टू काउंटरफिट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट, यानी 100 रुपये के नोट को तुम 10-10 रुपये के 10 नोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 100 रुपये के सिंगल नोट की वैल्यू भी 100 रुपये रहेगी, 10-10 रुपये के 10 नोट की क्यूमुलेटिव वैल्यू भी 100 रुपये रहेगी। तो बड़े नोट को छोटे नोट में भी तोड़ा जा सकता है विदाउट लूजिंग वैल्यू। सर इस चार्ट में जो थियरीज हैं उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, और तुम्हें चार्ट में से ही करना चाहिए वो। मैं यहाँ पे एक बार रीड करवाने वाला हूँ, बाकी तो वो चार्ट से ही करना चाहिए। तुम्हें कुछ भी हो जाए वो चार्ट से करो। दस क्वेश्चन करने हैं अपन ने। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। तो बेटा 3 फंक्शन तो अभी अपन पढ़कर आ गए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डेफर्ड पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, डेफर्ड पेमेंट पढ़ा, और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू पढ़ा, है ना। ये 3 पढ़े अपन ने। देखो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू पढ़ा, डेफर्ड पेमेंट पढ़ा, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। 3 फंक्शन तो आ गए अपने को, 3 फंक्शन समझ में आ गए। एक्सप्लेन द फंक्शंस परफॉर्म बाय मनी। पहला फंक्शन कौन सा लिखेंगे? सबसे पहला, इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ परचेसिंग पावर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफरिंग द परचेसिंग पावर। whenever you want to buy certain commodity, the counterpart यानी कि second part in the transaction is of money, but anything which can act as a medium of exchange is not necessarily money. Example, bills of exchange, because it lacks general acceptability. तो पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। दूसरा वाला पढ़ा अपन ने डेफर्ड पेमेंट का, कि मनी एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और प्रोमिसेस आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कोई भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रॉमिस आपने किया है तो मनी के टर्म्स में स्टेट किया जाता है। इट इज़ वेरी क्लियर, डेफर्ड पेमेंट के केस में यूज होता है। इसके बाद इट इज़ यूज एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द बिग प्राइस लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस इफ वैल्यूज इज डिटरमाइंड अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि अगर आपके पास 5 कमोडिटी हैं तो इनके बीच में 10 प्राइस लिस्ट बनने वाली है, 10 प्राइस लिस्ट बनने वाली है। 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10। अगर आपके पास 20 हैं, 20 × 20 × 19 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज, अगर 20 कमोडिटी तो 190 प्राइस लिस्ट बनेगी। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द एक्सचेंज लिस्ट अगेंस्ट ईच कमोडिटी एंड हेंस मनी इज यूज्ड एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। डेफर्ड पेमेंट 3 हो गए। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ध्यान से सुनिएगा, with money you cannot satisfy your want directly, but definitely you can command over real goods and services.
ठीक है, इसका मतलब क्या सर, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मेरे को भूख लगी तो 1 करोड़ रुपए डायरेक्टली नहीं खा सकता। डायरेक्टली मनी कोई भी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, पर इनडायरेक्टली ज़रूर कर सकती है। बात समझ में आई आपको? सर इनडायरेक्टली कर सकती है क्योंकि उसके अंदर पावर है कि हम रियल गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्वियसली इट इज बेटर देन बार्टर। इन बार्टर देयर इज अ नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी मुझे जो वस्तु बेचनी है और तुम्हें जो वस्तु खरीदनी है, सर अपन दोनों को उस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए। अगर मनी के टर्म्स में तुम देख रहे हो तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं है। कंपेरेबिलिटी, नाउ आई कैन कंपेयर दैट दिस पेन वर्सेस दिस रिमोट, इन दोनों में से कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है। कैसे पता चलेगा सर? इसकी वैल्यू 100 रुपये, इसकी वैल्यू 2 रुपये, तो इट इज़ 50 टाइम्स मोर वैल्यूएबल। तो अपने को कंपेयर करना है गुड्स को, तो भी पैसे के टर्म्स में कंपेयर किया जाता है। तो हमने सीख लिए 6 पॉइंट। 3 पॉइंट तो अभी अपन उसको डिटेल में डिस्कस करके आए थे। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमन, क्या वर्ड यूज़ किया, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के बारे में बात करिए। फिर उन्होंने बोला बेटर देन बार्टर, कंपेरेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। ये 6 पॉइंट है, आप करिए। मैं आपको इतना रिकैप करवा देता हूँ। निखिल, आप इंटर की बात कर रहे हैं या फाउंडेशन की बात कर रहे हैं? फाउंडेशन पे तो आई एम ट्रेंडिंग, फाउंडेशन पे आई एम सडनली ट्रेंडिंग, एकदम 10th नंबर पे आ गया मेरा। निकुंज, हाउ कैन आई सी योर WhatsApp message which you have sent right now? Here I am in lecture na, I am in lecture, how can I see that? Inter is going to start in October. Inter is going to start in October means end of October में होगा और maybe start of November. निकुंज, how can I see your message? चलिए जी, एक बार ना बस रिकैप कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन कल सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। बेटा सेकेंड यूनिट से पहले थ्योरीज पढ़ के ज़रूर आना। थ्योरीज पढ़े बिना सेकेंड यूनिट नहीं झेपने वाला, बिल्कुल नहीं झेपेगा तुमको, बिल्कुल नहीं जाने वाला, बिल्कुल दिमाग में नहीं जाएगा। कितना बड़ा है ये यूनिट, आपको अंदाजा है इसका? सर इसके अंदर कहने को तो सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन ऑलमोस्ट चैप्टर का क्रक्स यहीं पर है। इतनी क्रिटिकल लैंग्वेज है, चार्ट के बिना तो तुम 50% भी नहीं समझ सकते। मैराथन देख कर आएंगे आप। फिर ये सप्लाई ऑफ मनी बहुत इजी जाने वाला है सर, अपने मक्खन जाएगा ये पार्ट। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इसके अंदर M1 M2 M3 M4 NM1 NM2 NM3 L1 L2 L3 है, रिजर्व मनी है, जो कि अपन ने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी कवर कर लिया, तो ये मेरे को करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये हाई पावर्ड मनी वगैरह वाले 2-4 पॉइंट है, ये कवर करवाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल अपना नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये वाला जो थर्ड यूनिट है ना, ये भी हाफ हो जाएगा, यानी अब से 2 लेक्चर और ज़्यादा लगने वाले हैं। और ये वाला आपको देखना पड़ेगा, फोर्थ वाला, ये तो मैं करवा दूंगा, ये आसान है, बड़ा है चैप्टर भी, छोटा नहीं है। संडे को लेक्चर नहीं होता मेरा, मेरे को आगे के हफ्ते की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, यानी नोट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें रहती है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार, फटाफट कर लेते हैं। डिफाइन मनी, मनी को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं अगर RBI की डेफिनेशन के हिसाब से डिफाइन करूँ ना, RBI क्या बोलती है? मनी इज द सेट ऑफ लिक्विड एसेट द वेरिएशन इन स्टॉक ऑफ विच विल हैव अ एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि सर पैसे का सप्लाई अगर कम ज़्यादा हो गया, वो मनी सप्लाई में उन्होंने डेफिनेशन यूज़ करी है, बट मनी वही है, सेट ऑफ लिक्विड एसेट ही है सर। लेकिन इन्होंने क्या पर यहाँ पर क्या बोला है सर? इट इज़ अ मीन्स ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी है सर, और फ्यूचर की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी मीट करे जा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल टेंडर? लीगल टेंडर बाय लॉ सर्व एज द मीडियम टू डिस्चार्ज एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो सकती है और कोई ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं हो सकती है। उसके अलावा उसके अलावा मनी का फंक्शन बताना है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आपको बताना है मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ और ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर। whenever any transaction takes place, the second part or the counterpart of the transaction is obviously in terms of money. You can discharge any kind of business obligation with the help of that, but anything which acts as a medium of exchange is not necessarily money. For example, bills of exchange. Outline how money is useful as a common denominator of value. Money as a common denominator of value क्यों यूज किया जाता है, ये इसका फंक्शन क्यों है? If money would not have existed, then people would have been asked to maintain the detailed price list or humongous or intensive price list of each and every commodity. We need to maintain, अभी इसको आपको थोड़े फॉर्मल ड्राफ्टेड एग्जाम में जैसे लैंग्वेज लिखते हैं वैसे लिखना पड़ेगा। People or the economy need to maintain enormous or large number of exchange between two goods.
बिटवीन ईच अदर गुड्स। बहुत सारी वर्ड्स यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है ये एग्जाम के अंदर, इफ़ देर आर 20 कमोडिटीज इन एन इकोनॉमी द नंबर ऑफ एक्सचेंज लिस्ट वुड बी 20 into 19 divided by 2. If number of transaction or the number of commodity in an economy is 1 lakh, then the exchange between this commodity, the list will be of 1 lakh into 99,999 divided by 2. इतनी बड़ी लिस्ट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। Hence, to avoid this, money is used as a common denominator. The value of each and every commodity is measured against the value of money. देन आपसे पूछा गया है रिलेशनशिप पूछा गया है, तो आपको इन्वर्स रिलेशनशिप बताना है। डेफर्ड पेमेंट, इन्होंने वही बोला है कि फ्यूचर की जितनी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है मनी की हेल्प से आप मीट कर सकते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉमिस स्टेट होते हैं वो मनी के टर्म्स में ही स्टेट होते हैं। देन वी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सुप्रा एलसीडी। एस स्टैंड्स फॉर it is scarce, U stands for possesses uniformity, P stands for portable, R stands for effortlessly recognizable, A stands for generally acceptable, L stands for long lasting and durable, C stands for difficult to counterfeit, and D stands for divisible into smaller part. Then we studied the functions of money. Functions of money में 3 फंक्शन अभी पढ़ चुके थे अपन, कॉमन डिनोमिनेटर की तरह, डेफर्ड पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा 3 और पढ़े, बेटर देन बार्टर, कंपेरेबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। अरे डन है क्या, समझा क्या? अगले लेक्चर में 2 घंटे के हिसाब से बैठ के आना है, आइएगा अगले लेक्चर में 2 घंटे के हिसाब से, क्योंकि अगले 2 लेक्चर्स के अंदर मेरे को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है ये चैप्टर आपका। ये चैप्टर थोड़ा जान खाएगा, आपकी जान खाएगा, बहुत लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे। एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार रीड करके आए क्या? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16, वो मैराथन देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे। क्यों सर? क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट 6 थियरीज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा बाकी थियरीज में तो एक दूसरे का इंटरलिंकेज पूछा है तुमसे, सिर्फ इंटरलिंकेज पूछा है, तो आप ये करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर होमवर्क। आप आराम से 35 स्कोर कर लेंगे, मेरी गारंटी है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ इस बार। इकोनॉमिक्स में लास्ट में भी मैं आपको ऐसा कवर करवा रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को टाइमिंग चेंज करने की कोई रिक्वेस्ट रही तो भी डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, आई विल डेफिनेटली कंसिडर। ट्यूसडे को रहेगा, ट्यूसडे को अब 2 घंटे का रहेगा, ट्यूसडे को अब 2-2 घंटे का, अब सारे लेक्चर 2-2 घंटे के रहने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं। ट्यूसडे अगर मैं कहूँ तो क्या तारीख आ रही है, आज 10 है या 13 तारीख आ रही है, 20 तारीख तक मेरे को आपको छोड़ना है। वैसे भी 2.5 लेक्चर के हिसाब से भी पकड़ लो तो 10 लेक्चर होते हैं इसके। 2.5 लेक्चर के हिसाब से भी अगर अपन ने टेंटेटिवली पकड़ा तो 10 लेक्चर पूरे सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें से मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 7-7.5 लेक्चर आपको देखने हैं 3 चैप्टर के लिए। उसके बाद वाला पार्ट आपके लिए डेफिनेटली मैं एक ऑप्शनल ही रखूँगा। डन छे? ओके भाई, रिकॉर्डिंग पर्पज से कम हुआ, 1 घंटा 13 मिनट ही हुआ आज। एनीवेज